यूट्यूब का सर्वर ही भर रहा हूँ बैठ के। देन आता है कॉम्बिनेटर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। तो देखो सिंपल सेलेक्टर हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, नेम के बेसिस पे हमने यूज़ किया, आईडी के बेसिस पे हम लोगों ने यूज़ किया, क्लास के बेसिस पे हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेटर का क्या हम लोगों ने कहीं यूज़ करा है कि नहीं करा है। ठीक है, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। सही कर दे, SPECIFIC सही है। नेक्स्ट हमारा आता है सूडो, सूडो सेलेक्टर, उसको बोलते हैं सूडो क्लास सेलेक्टर। तो सूडो वाला जो बेसिकली होता है, जितने में आपका लिंक विजिटेड, होवर, एक्टिव, ये फोकस होगा, जो भी लोग डिफाइन करते हैं सारे सूडो की कैटेगरी में आते हैं। सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन a certain state। नेक्स्ट फिर आता है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। सेलेक्ट एंड स्टाइल a part of an element। और फिर आपका आता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। select elements based on an attribute और attribute value। अगर आपको CSS में ये 5 कैटेगरीज क्लियर हो जाते हैं तो आप प्रो हो जाते हैं। मतलब आप ये सोचो कि एलिमेंट तक पहुंच के क्लास लिखने को जरूरत रहेगी नहीं। जैसे हमने एन से सब कुछ ऊपर हैंडल कर लिया था ना, नीचे पूरा कोड हमारा नीट एंड क्लीन चला गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सिंपल सेलेक्टर के बारे में कि सिंपल सेलेक्टर बेसिकली हमारा किस तरीके से काम करता है इसके अंदर। अबे यार मैंने उस फाइल को लिख दिया क्या कोड? कोई नहीं, उसका कोड है हमारे पास, मिल जाएगा। हमने इसको यहाँ पर ओवरराइट करना था। .html सिंपल सेलेक्टर। तो सिंपल सेलेक्टर कैसे काम करता है, जैसे आप यहाँ देखेंगे नेम, आईडी एंड क्लास। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पैराग्राफ अवेलेबल है, हम पैराग्राफ को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। आप यहाँ लिखेंगे स्टाइल। इसका एक्सटर्नल वगैरह से कोई मतलब नहीं है, जो हम लोग प्रॉपर्टी सीख रहे हैं ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में ही एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो नेम मतलब हम टैग का नेम बताएंगे और उसको कंट्रोल कर लेंगे। हमने आगे डिफाइन किया टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या हो जाए, सेंटर हो जाए और कलर कुछ डिफरेंट हो जाए। जैसे रेड का कोड डाल दो, क्या होता है रेड का कोड FF00। ट्राई करके देखो काम करते कि नहीं। दोनों पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज हुआ, तो यानी कि ये हुआ नेम के बेसिस पर, यानी कि हमने अपने एलिमेंट का नेम बताया और उसको चेंज कर दिया। इसी में हम यहाँ पर देखते हैं आईडी सेलेक्टर। ठीक है,
CSS एलिमेंट सेलेक्टर। अब देखो अपना नेक्स्ट आईडी। तो आईडी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी एक टैग को हम लोग को एक आईडी दे देते हैं, लाइक आईडी इक्वल टू, हमने यहाँ जाकर डिफाइन किया और एक अलग से बना लो, और हमने यूएल क्लोज भी नहीं किया, यहाँ मिस्टेक है। दूसरी फाइल ओपन करो, यहाँ पर क्लोज, आईडी सेलेक्ट। हमने यहाँ जाके इसको एक आईडी दिया, लाइक पैराग्राफ 1। तो आईडी कैसे लिखते हैं, हैश पैरा 1, और जो भी आप कलर अपना सेट करना चाहें वो जाके यहाँ पर अपना डिफाइन कर दें। और ब्राउज़र में जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कलर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है हमारा, है ना, चेंज हो गया इसके अंदर। बात करते हैं क्लास सेलेक्टर की। ठीक है, तो इसके लिए आप एक क्लास बना लें, जैसे कि मैं यहाँ पर डिफाइन किया जाके डॉट सेंटर, और इसको एक शेड दे दो 999, कर दो, 999 ब्लैक और उसमें क्लोज रहेगा तो पता नहीं चलेगा आपको। तो ये हमारा क्लास सेलेक्टर। तो यहाँ जाके लिख देंगे क्लास, और ब्राउज़र में रिफ्रेश। ठीक है, तो ये हमारा क्लास। अब मान लो कि हमें ये पता है क्लास कैन अप्लाई एनी HTML एलिमेंट। सेलेक्टेड टैग, तो हमने यहाँ पर H1 और पैराग्राफ दोनों के ऊपर एक क्लास अप्लाई करी है ना। अभी के लिए क्या होगा, आउटपुट दोनों पर आना चाहिए, है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये जो क्लास है कि वो सेलेक्टेड टैग पर कैसे अप्लाई हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऊपर रेफरेंस में क्या लिख रहे हैं, जैसे कि सेंटर। ठीक है, अब अगर मैं मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ कि p.center, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ पैराग्राफ पर ही अप्लाई होगी। अगर ये सेंटर क्लास कहीं और है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपने कैसे लिखना है, बिल्कुल टैग का नेम विदाउट स्पेस डॉट और सीधे अपने क्लास का नाम जो भी आप रखना चाहें ABCD। तो अभी हमें क्या डिफरेंस दिखाई दिया, पहले जब तक ये P नहीं था तो ये मल्टीपल एलिमेंट पर एप्लीकेबल था। अब ये सिर्फ जितने P हो सकते हैं, जहाँ पर भी P के ऊपर आप इसको लगाओगे वहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। डिफरेंस समझ आ गया। तो ये होता है आपका सेलेक्टेड एलिमेंट के ऊपर। अब मान लो कि आपको दो चीज़ें एक साथ अप्लाई करनी हो, कि जैसे भाई सेंटर वाला काम तो मुझे करना ही है, प्लस साथ में मैं यहाँ पे जाके एक क्लास और अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि लार्ज,
एक पी डॉट सेंटर है और एक खाली सेंटर बना दो। जब हम लोग जाके फॉन्ट साइज डिफाइन कर देंगे और जो भी आप फॉन्ट साइज इसमें रखना चाहें वो अपना जाके इसमें मेंशन कर दोगे। जैसे हमें चाहिए फॉन्ट साइज एक्स्ट्रा लार्ज, तो जैसे 30 पिक्सल का डिफाइन कर दो। तो दो क्लास कैसे लगाते हैं एक साथ, हम लोग ऑलरेडी वैसे सीख चुके हैं इस चीज़ को। apply to CSS on one element। मुझे इसको सेंटर भी करना है और लार्ज भी करना है। कहाँ पर? ये है, तो ये हमने अलग रखा है, ये हमने एक अलग बनाया, एक हमने अलग बनाया। ठीक है, तो क्लियर रहेगा पार्ट। तो ये होता है हमारे इस तरह की चीज़ें। अब मान लो हम एक डिफरेंट सेलेक्टर की बात करते हैं। दी CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर तुम्हारा मतलब क्या है? यहाँ पर रिफ्रेश और हम चाहते हैं कि H1 पैराग्राफ UL इनका कलर चेंज हो जाए। तो अभी के लिए मैं फिलहाल इस वाले कोड को बंद कर रहा हूँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। हमने क्या है कमेंट सब नॉर्मल हो गया पहले जैसा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि H1 जो हमारा है उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। जहाँ पर भी H1 होगा सब जगह रेड हो गया। ठीक है, पैराग्राफ भी रेड हो जाए और जो UL है वो भी रेड हो जाए, है ना। तो अगर यही काम हमें करना है तो हमें कोड की लेंथ को नहीं बढ़ाना है। हमें ये काम एक लाइन में भी हो सकता है। इंस्टेड ऑफ दिस आपने इसको ऐसे अप्लाई करना है। H1 ठीक है, कॉमा पैराग्राफ का कलर भी मुझे यही चाहिए, कॉमा UL का कलर भी मुझे यही रखना है। ठीक है, तो सेम ही आउटपुट आ रहा है ना। तो हमारा जो मेन पर्पस होना चाहिए कि कोड को कितना छोटा लिखें और कितना बड़ा काम हो जाए उससे, ना कि ये अपने आप को सेटिस्फाई करने की भाई हमने तो कितना बड़ा कोड लिखा है। उसका कोई शाबाशी नहीं मिलेगी हमें। शाबाशी मिलेगी कि कितना फास्ट खुल रहा है हमारा पेज, समझ ना। तो कोड को आपने इस तरह से कंप्रेस करना। अब आप सोचो इसको जब कंप्रेस करोगे तो आपका उससे भी हल्का हो जाएगा और इसमें आपको इतनी सारी लाइनें बन रही हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से काम करने का। सो ये था हमारा क्या, ग्रुपिंग सेलेक्टर। तो ट्राई करके देखिएगा इस सारी चीज़ों को। मैं बाकी की चीज़ें ऊपर एक्टिवेट कर देता हूँ। इसको डिसेबल करने का पर्पज़ मेरा यही था ताकि, क्योंकि ऊपर की क्लास ना नहीं तो नीचे भी ओवरफ्लो होंगी तो आपको पता नहीं चलता मेरा कि हुआ क्या बेसिकली। ये इसी टाइम पर तोड़ने को निकलता है ना। सुबह से शांत बैठा 12 बजे इसका चालू हो जाता है दीवार फोड़ना। तो टेबल हमने सीखा था क्या? ना ना, ऐसे ही।
टी आर बनाओ, टी डी बनाओ, टी हेड बनाओ, और टी डी को क्लोज कर दो। एक बार हमने टी हेड डाला तो टी एच आएगा, ठीक है, यहाँ पर टी एच, टी आर बनाओ एंड टी हेड को क्लोज करो। क्या क्या कॉलम आप बनाना चाह रहे हो उसके अंदर वो डिफाइन कर दो। जैसे कि सेलेक्टर क्या है हमारा, एग्जाम्पल क्या है हमारा, और यहाँ से डिस्क्रिप्शन क्या है। एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन लिखो, कॉपी पेस्ट, इसको क्या बोलेंगे, टी बॉडी, और ये सब क्या हो जाएगा, टी डी। तो सेलेक्टर बनाते हैं जैसे कि हैश आईडी, जैसे हमने ऊपर बनाया था। तो अगर आपका कहीं पर आईडी लगा हुआ है तो आईडी का काम, जैसे कि कुछ भी एक नेम ले लो, जैसे कि डेमो, सेलेक्ट्स द एलिमेंट विद आईडी इक्वल टू डेमो। तो अगर आपका डेमो कहीं भी लिखा होगा और अगर आपने लिखा हैश यहाँ पर डेमो, तो ये उसको ढूंढ के निकाल लेगा और उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो आपने कहीं पर डॉट क्लास सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं और आपकी क्लास है डॉट इंट्रो डाल दो, तो ये इंट्रो वाला क्या करेगा, सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स, जो कि क्लास मल्टीपल एलिमेंट में अप्लाई हो सकती है ना, विथ क्लास इक्वल टू इंट्रो। फिर हम एक और बनाएंगे अपना एलिमेंट डॉट क्लास, मतलब टी डॉट क्लास हो सकता है, h1 डॉट क्लास हो सकता है, h2 डॉट क्लास हो सकता है, तो मतलब कि उस पर्टिकुलर टैग के ऊपर ही अप्लाई होगी। तो जैसे मैंने लिखा है पर p डॉट इंट्रो सेलेक्ट्स ओनली %LT %GT, यानी कि p टैग एलिमेंट्स विद क्लास इंट्रो। और क्या हो सकता है, एक हमने सीखा था यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार, इसके लिए कोई हमें डिफाइन किया जाती है, सीधे स्टार लगाएंगे और इसके लिखेंगे सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स, ये सबको सेलेक्ट कर सकता है, जो भी आप लिख दो ग्लोबल हो जाएगा। फिर डायरेक्ट टैग का नेम, मतलब एलिमेंट लाइक p, तो पेज में जितने भी p होंगे सेलेक्ट्स ऑल p एलिमेंट्स। और क्या हो सकता है, ग्रुप सेलेक्टर एलिमेंट एलिमेंट, मतलब कि h1 p ul फॉर एग्जांपल selects all h1 elements p and all ul elements।
आईडी सेलेक्टर की बात करें तो ये आईडी यूनिक होता है तो एक ही एलिमेंट को पकड़ेगा, क्लास मल्टीपल को पकड़ेगा, सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट मतलब जितनी जगह भी इंट्रो लगा होगा सबको टारगेट कर लेगा। एलिमेंट डॉट क्लास मतलब कि पी डॉट इंट्रो या एच1 डॉट जो भी हमारा हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो सेलेक्ट्स ओनली वो एलिमेंट जिस पर आपका क्लास इंट्रो लगा होगा विद पी टैग। ऑल एलिमेंट्स को टारगेट करेगा और ये पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करेगा, एलिमेंट कॉमा एलिमेंट कॉमा एलिमेंट मतलब ग्रुप सेलेक्टर। तो ये इस तरह से जितने भी कॉमा लगा लगा आप लिख दोगे सबकी प्रॉपर्टी कॉमन हो जाएगी हमारी इस तरह से। तो एग्जांपल समझ आ गया ये वाली चीज़। तो ये था हमारा सिंपल सेलेक्टर। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट सेलेक्टर विच इज कॉम्बिनेटर। तो यहाँ जाइए, सेकेंड फाइल बनाइए CSS कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। टॉप में आइए, लिखिए CSS कॉम्बिनेटर्स। तो कॉम्बिनेटर जो होते हैं मतलब आपने देखा था हम जब भी कुछ लिखते थे तो ग्रेटर देन लगा के लिखते थे CSS में, दैट इज अ कॉम्बिनेटर। ठीक है, हाँ। तो मतलब कि इसमें अलग अलग टाइप्स के आपके सिंबल्स आते हैं, जैसे कि हमने सबसे ज़्यादा ग्रेटर देन का यूज़ किया है। इसके अलावा टिल्ट भी इसमें आता है, ठीक है, और आपका प्लस सिंबल भी इसमें आता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का आपको सिंबल मिल जाएंगे। कैसे काम करते हैं इसके साथ ज़रा देखेंगे। टेबल को छोड़ दो, एग्जाम्पल मुझे याद आएगा तो मैं बना दूंगा इसका। ऊपर जाइए, यहाँ पर लिखिए इसके बारे में। CSS सेलेक्टर can be या can contain more than one simple selector between the simple selectors we can include a combinator. So combinator में for different types of आपको मिलेंगे। There are 4 different combinator in CSS. So number 1 इसको हम बोलते हैं डिसेंडेंट। डिसेंडेंट सेलेक्टर, इसके लिए स्पेस का यूज होता है। फिर आता है आपका चाइल्ड सेलेक्टर, इसके लिए हम अपन यूज करते हैं ग्रेटर देन का। फिर हमारा आता है एडजेंट सेलेक्टर, इसको सिबलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, सिबलिंग सेलेक्टर। फिर आपका आता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, इसके लिए अपन टिल्ट का यूज करेंगे। तो ये 4 सेलेक्टर से बेसिकली मिलके बनता है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। ठीक है, तो जैसे
किसी डिव के अंदर आपने सभी चाइल्ड को पकड़ना हो तो आप क्या लगा देते हो, चाइल्ड सेलेक्टर, और उसका नेम लिख देते हो, तो सारे चाइल्ड पकड़ में आ जाते हैं। तो कई बार हमें सबको पकड़ना है, कई बार हमें किसी को छोड़ना है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्टर्स आपके काम में आने वाले हैं। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर हम लोग देखते हैं किस तरह से बेसिकली काम करता है। सबसे पहला पार्ट डिफाइन करेंगे इसके लिए H2 और H2 क्लोज। तो जैसे मान लो कि मेरे पास कोई डिव है, और इसके अंदर मेरे पास एक टैब है P। दिस इज अ पैराग्राफ कंटेन्ड इनसाइड अ div। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट P लिख दोगे और आपने लिखा कलर रेड हो जाए, तो जितने भी पैराग्राफ होंगे सारे इसके हत्थे चढ़ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर हमारा P था हर जगह पर रेड कलर हो गया, बट हमें तो सिर्फ इस डिव के अंदर चाहिए था, तो हम उस केस में क्या लिखते हैं कि डिव स्पेस P। मतलब ये हुआ कि डिव के अंदर जो P टैग है उसका कलर चेंज हो, ना कि सबका। समझ आया? ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर चाइल्ड सेलेक्टर। कॉपी कर लो इसी का और यहाँ तक डिफाइन कर दो चाइल्ड सेलेक्टर। सो चाइल्ड सेलेक्टर में आप यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से कि चाइल्ड और ये, तो जब हमने ये ग्रेटर देन लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जितने भी हमारे चाइल्ड होंगे वो टारगेट में आएंगे। मतलब क्या होगा इसका, यार इनके लिए काम करो, फाइलें अलग बना लो, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। हमारे पास क्या है, CSS सेलेक्टर्स टॉपिक है मेन, उसके अंदर CSS सिंपल सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर, कॉम्बिनेटर का हम लोग चाइल्ड बना रहे हैं। तो 1.2.1 CSS डिसेंडेंट extension dot HTML। फिर हमारा यहाँ पर चाइल्ड सेलेक्टर,
डिसेंडेंट। डिसेंडेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर केस में क्या है कि हम एक यहाँ पर डिव बना लेते हैं, उसको लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए पैराग्राफ 1 इन दी डिव, फिर लिखते हैं पैराग्राफ 2 इन दी डिव। फिर हम इसके अंदर एक सेक्शन टैग डाल देते हैं, सेक्शन हमने क्लोज किया और यहाँ पर हम लोग कमेंट करेंगे और इसमें जाके हम लोग मेंशन करेंगे नॉट चाइल्ड बट डिसेंडेंट। ये हमारा कमेंट आ गया। इन दोनों को अपने कॉपी करना है और यहाँ से इसके अंदर कॉल कर देना सेक्शन टैग के अंदर। यहाँ लिखेंगे, हाँ ये कोड में रहेगा, आउटपुट में नहीं आएगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनसाइड अ सेक्शन एलिमेंट। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक और पैराग्राफ बना देते हैं, पैराग्राफ 4 इन द डिव। इसके बाद हम यहाँ से इस डिव के बाहर 2 पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ 5 और 6, बट नॉट इन द डिव। तो डिसेंडेंट में आप जरा ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो, बातें नहीं समझ नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या एक डिव है, डिव के अंदर हमने 2 पैराग्राफ बनाए हैं, फिर उसके अंदर एक सेक्शन टैग डाला और उसके अंदर भी हम लोगों ने एक पैराग्राफ डाल दिया, फिर हमने एक नंबर 4 बनाया और फिर डिव के बाहर भी हमने 2 पैराग्राफ बनाए इस तरह से, है ना। तो अब अगर आप डिसेंडेंट एग्जाम्पल को चलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर। यानी कि डिव के अंदर जहां पर भी आपका पी टैग था, चाहे वो सेक्शन के अंदर या सेक्शन से पहले, उसने सभी को टारगेट किया, बट उसके बाहर अप्लाई नहीं हुआ। अब अगर मैं इस पूरे एग्जाम्पल को कॉपी करके यहां से चाइल्ड में ले जाता हूं, हमने इसको क्या नेम दिया, चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया इस तरह से। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे अब की बार कि जब ये फाइल हम लोग प्ले करेंगे चाइल्ड वाली, सिंबल लगाइए और रिफ्रेश करिए, तो यानी कि जो डिव का चाइल्ड है इसने उसको टारगेट किया ना कि डिव के अंदर सिलेक्शन के अंदर, सॉरी सेक्शन के अंदर हमने पी टैग डाला है। समझ गए ना कि हमें किस पर पहुंचना है, सभी पर पहुंचना है तो डायरेक्ट डिव स्पेस पी लिख दो, और अगर पहले चाइल्ड पर पकड़ना है यानी कि डिव का पहला चाइल्ड कौन है तो फिर आपने ग्रेटर देन ये वाला सिंबल का यूज करना है। समझ आया? तो इस तरह से आपका ये वाला सिंबल काम करेगा। इस पे नहीं चलेगा ना, हमने रेफरेंस क्या दिया डिव, तो इससे तो मतलब ही नहीं है, इसलिए तो मैं डाल रहा हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए कि काम करे क्या रहा है। अब हम लोग प्लस वाले सिंबल का यूज देखेंगे, नंबर 3 एग्जैक्ट सेलेक्टर। तो यहाँ जाए, सिबलिंग, सिबलिंग सेलेक्टर,
के बाद हम लोग लिखेंगे प्लस का सिंबल, ठीक है, और देखते हैं क्या चेंज आता है। समझा? पहला जो डिव है उसके अंदर जो भी पी है उन सबको स्किप करो, उसके बाद वाले को पकड़ो, ठीक है, समझ आ रहा है? यानी कि इस वाले एग्जांपल में हम कुछ ऐसा समझते हैं कि हमने लिखा div प्लस p, तो जैसे हमारे पास एक पैराग्राफ हम लोग ले लेते हैं, और div से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बारे में। द प्लस सेलेक्टर is used to select an element that is directly after another specific element. तो कौन से स्पेसिफिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं? div। तो यहाँ पर हमने लिखा, इसको मैं रिमूव मार देता हूँ, div टैग है, पैराग्राफ 1 इन द div, पैराग्राफ 2 इन द div, उसके बाद में 3 और 4 को मैं आफ्टर अ div लिख देता हूँ, आफ्टर अ div। इसी तरह से 4 को मैं जाके लिख देता हूँ आफ्टर अ div। इसके बाद मैंने फिर से div को टारगेट किया और मैंने यहाँ जाके पेस्ट कर दिया इसको मैंने बोला 5 6, फिर मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ जाके लिख दिया 7 और 8। अब आप समझ गए कि div के बाद वाली जो है आपके एलिमेंट वो पकड़ में आने वाले हैं। तो आफ्टर div पहला एलिमेंट पकड़ा गया, आफ्टर div 7th वाला div पकड़ा गया आपको नहीं, क्योंकि हमने div को एस्केप किया है कि हमें किसको छोड़ना है और किसके बाद का पकड़ना है। तो इसका मतलब यह है कि div के बाद में जो भी पहला div पैराग्राफ होगा वही सेलेक्ट में आएगा, दोनों नहीं आएंगे। अगर दोनों को सेलेक्ट करना है तो फिर आपका टिल्ट का यूज होगा। ये एस्केप की के जस्ट नीचे हो, ये एक पकड़ रहे, हो सकता है आपको दोनों पकड़ने हो या दो से ज्यादा पकड़ने हो। प्लस जो टैग का नाम दोगे उसके बाद जो भी टैग का नेम लिखोगे उसको पढ़ेगा, उसको फर्स्ट पकड़ेगा बस। तो ये था आपका ये वाला पार्ट। अब हम लोग देखेंगे जनरल सिबलिंग सेलेक्टर टिल्ट। क्या लिखेंगे? टिल्ट। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या करता है, आपका जो भी स्पेसिफिक एलिमेंट आपने लिखा होगा उसके बाद के सभी एलिमेंट को पकड़ लेगा। देखो, तो इसको आपने प्लस से हटाना है, यहाँ लिखें जनरल सिबलिंग सेलेक्टर select is used to select an element select n नहीं आएगा, select all लिखो, select all element that are next siblings of a specified element। ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है। ये इसका हमारा आउटपुट रहेगा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का। ठीक है जी, तो ट्राई करके देखिएगा इनको किस तरह से बेसिकली आपके काम करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे सूडो वाले एग्जांपल।
नंबर 3, CSS sudo classes. चलिए सूडो क्लासेस. अब आप सोचो कि डिजाइनिंग वगैरह हमने सब कुछ सीख लिया, लेकिन चीज़ें बच गई थी ना फिर भी. तो सेलेक्टर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सेलेक्टर्स समझ में आते हैं तो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो अपनी चीज़ों को. H2 टैग, HR, यहाँ लिखेंगे व्हाट आर सूडो क्लासेस. चलिए सूडो क्लास is used to define a special state of an element. सबको याद होगा मैंने बटन बनाना सिखाया था बर्गर टेम्पलेट में. बटन के ऊपर माउस ओवर सिखाया था. तो बटन के ऊपर हम लोग लिंक विजिबल होवर एक्टिव नहीं लगा सकते, तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, होवर सूडो का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो जैसे यहाँ पर इसको आप डिफाइन करें, फाइल को ब्राउजर में रन कर लीजिए.
हम क्लोज, यू विल टैग क्लोज, और यहाँ मेंशन करिए स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन अ माउस over mouse use over on it, ठीक है। माउसेस ओवर का style visited and unvisited links differently. Style an element when it gets focus. तो अनविजिटेड और विजिटेड क्या होता है, जैसे आप कोई भी पहली बार लिंक बनाते हैं तो ब्लू कलर का आता है, ठीक है, तो वो क्या हुआ अनविजिटेड, और जब लोग क्लिक करते थे तो पर्पल हो जाता है। जैसे गूगल में जब लोग कुछ सर्च कर रहे होते हैं, हमने लिखा जैसे यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर फॉर एग्जांपल, तो अभी आप यहाँ देखेंगे लिंक ब्लू आ रहे हैं, है ना। अब मान लो मैं फ्लिप्स के लिंक को विजिट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आके देखता हूँ, दोनों का कलर डिफरेंस पता चला है, जूम करके देखो, इसका कलर डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट, दिस इज अनविजिटेड स्टेट एंड दिस इज अ विजिटेड स्टेट। तो सर्च इंजन आपको बता रहा है कि कौन सा आप विजिट कर चुके हो, कौन सा आपका रिमेनिंग है। अब ये अगर चेंज ना हो कलर तो यूजर कंफ्यूजन में बार बार हो सकता है विजिट करे हुए लिंक को क्लिक करता रहेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें इसके लिए भी सूडो डिफाइन करना होता है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3.1 एंकर सूडो क्लास। हम कुछ लिंक बना लेते हैं। हमने लिखा होम सर्विसेज अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पर ए टैग डिफाइन करिए, और इस फाइल को ओपन करिए। तो हमारा कलर क्या है, ब्लू। अब आप किसी को भी अगर क्लिक कर दोगे तो सारे लिंक के हमारे कलर क्या हो गए, पर्पल। ये पर्पल इसलिए हो गया क्योंकि हम एक पेज के सारे लिंक्स चेक कर रहे हैं। अगर ये अलग अलग पेज से लिंक आ रहे होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हम लोग होम पर क्लिक करते हैं, जिस पे क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज आता है, तो उसके पेज तो हमारे अनविजिटेड थे। तो क्या करें इसके लिए, यहाँ पर जाके आपको डिफाइन करना होता है इस तरह से। क्या लिखेंगे, ए लिंक कलर, यानी कि जब हमारा ब्लू कलर आ रहा था तो वो कलर क्या होना चाहिए हम यहाँ जाके बता देंगे। हमने लिखा FF 4 टाइम
0। तो अभी तो ये नहीं आएगा कलर क्योंकि हमारा पेज विजिट हो चुका है। फिर आप क्या लिखेंगे, कॉपी पेस्ट और यहाँ लिखेंगे आप विजिटेड। अब देखना बदल गया। इसी तरह से जब माउस ओवर हो, जब यूजर माउस लेके जाए उसके ऊपर, है ना, तो हमारा कलर कुछ डिफरेंट हो जाए। और जब यूजर बटन दबा दे तो हमारा कलर फिर कुछ डिफरेंट हो जाए। तो देखो ब्लू आ रहा है इस तरह से, बट ये कलर नहीं आएगा क्योंकि ये गुजर गई स्टेज। पहली बार ये काम करता है तो उसके बाद काम नहीं करता। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी विजिटर मेरी वेबसाइट पर आए उसको यही कलर मिले। तो क्या होता है, हम लोग लिंक और विजिटेड का कलर ग्रुप सेलेक्टर बना के ऐसे लिख देते हैं। अब यूजर को पता ही नहीं चलेगा कौन सा पेज विजिट करके गया हूँ, वो हर बार आएगा नया ही मिलेगा उसको। ठीक है, अपनी वेबसाइट पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक चाहिए ना, तो आप किस पे जाओ उसको वो कलर चेंज होकर नहीं मिलेगा कि कौन सा विजिट कर चुका है वो। ठीक है, बट ये मैंने आपको हैक बता दिया, इसको हटा दो। तो इसको ऐसा रखो, ठीक है, तो क्योंकि अभी हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज को समझना ज़्यादा जरूरी है ना। तो ये पहली स्टेज को क्या बोलते हैं, अनविजिटेड। अनविजिटेड लिंक या स्टेट। दूसरा ये क्या हो गया हमारा, विजिटेड। तीसरा ओवर, यानी कि माउस ओवर लिंक। चौथा सेलेक्टेड लिंक। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक प्रॉपर्टीज हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो समझा एंकर लिंक ऐसे। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर सूडो क्लास एन HTML क्लास। ये अपना लास्ट टॉपिक रखते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट बेसिकली किस तरह से काम करेगा आपको। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और आपने यहाँ पर जाके इनको कोई क्लास दे दी। क्लास नेम है हमारा क्या, डेमो। ऊपर से सब डिलीट कर दो। तो हमने ए टैग में कौन सी क्लास लगाई है, डेमो क्लास। डेमो के आगे आप जाके लिखेंगे कि भाई माउस ओवर पर क्या होगा। हमने लिखा कलर जो है वो चेंज हो जाए, और जो फॉन्ट का साइज है वो यहाँ पर डिफाइन कर दो 16 पिक्सल। बस 16 डिफॉल्ट होता है, डालने कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी तो किसी में चेंज नहीं आ रहा। सिर्फ हमने जिसको रेफरेंस दिया कि डेमो में चेंज हो, तो डेमो में ही चेंज होकर आपको दिखाई देगा।